तो हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल समर्स एकेडमी पर। और आप सभी जानते हैं कि हमारे कुछ सेशंस जो केमिस्ट्री के हुए हैं उनसे अलग हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 21 अक्टूबर 2025 इस दिन हमारे देश के एक बहुत ही महान पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसके अवसर पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस बनाते हैं, और सभी को मैं आज 31 अक्टूबर यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ राष्ट्रीय एकता दिवस की। और आज हम आपके लिए कुछ पॉइंट लेके आए हैं, और वो पॉइंट जिससे हमें अपने जीवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनके चरित्र को लेकर, पटेल के पटेलत्व को लेकर अपने मन में, अपनी भावनाओं में, अपने समाज में, अपने देश के प्रति किस तरह की भावनाएं और निष्ठा रखते हैं। तो आप सभी को पहले मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओर से और इस पूरे देश की तरफ से और इस यूट्यूब के माध्यम से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ना जानता हो, जिन्होंने 47 में यानी कि 1947 में देश की आज़ादी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया। सभी का है, ऐसे नहीं है कि मैं किसी के विपक्ष में बात कर रहा हूँ, किसी के पक्ष में बात कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व को बताने की। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, और कोशिश करूँगा उस बात को भी ऐड करने की कि जब भगवान राम और सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए चीज़ें इक्वल थी, चीज़ें समान थी, उनकी दशाएं समान थी, उनके कार्य करने की शैली समान थी, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी भगवान राम के जीवन में, और कुछ कुछ वैसी घटनाएं घटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन में। तो हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि उन बातों को आप समझें और अपने जीवन में उन बातों को अपने अंदर करें, उन काम की बातों को से अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को सुधारें, एक तरफ ले जाने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि आपके चरित्र पर कोई भी किसी तरह का कोई उंगली ना उठा सके, कोई लांछन ना लगा सके। कहते हैं कि इस हिंदुस्तान के या पूरे संसार के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसको श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है, उन पे भी एक लांछन लग गया था, ठीक है। तो लगता सभी पहले कोशिश करते हैं कि ना लगे, तो काफ़ी अच्छा है। देखो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर आप देख रहे हैं, और आप सभी को पता है कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे, जिनका जन्म 1875 में हुआ था। 31 अक्टूबर 1875 को उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और ये भी सभी को पता है कि इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण योग्यता निभाई थी। और आप सभी ये भी जानते हैं कि बारडोली सत्याग्रह के नेतृत्व में जब पटेल ने सत्याग्रह किया, तो वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी, अर्थात इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जाना जाता है। और आप सभी ये भी जानते हैं कि आज़ादी के एकीकरण में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और ये पहले गृह मंत्री थे, जिन्होंने पहले उप प्रधानमंत्री थे, और इनके पास क्या था, गृह मंत्रालय था, जिन्होंने भारत को एक करने के लिए, भारत के एकीकरण के लिए अपने पूरे प्राण न्यौछावर कर दिए थे। न्यौछावर का मतलब है पूरे प्राण लगा दिए थे कि भारत को एक ही करना है, अर्थात मैं भारत को एक करके ही दम लूँगा। क्योंकि जिसको आप पटेल के रूप में जानते हैं, सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन पटेल का जो माइंड है वो एक अलग कैलकुलेशन में काम करता था। महात्मा गांधी को
इस चीज़ के बारे में पूरा पूरा पता था कि 562 रियासतों में से अगर 562 रियासत को कोई भारत में मिला सकता है तो वो सिर्फ इस पूरी कांग्रेस पार्टी में एक ही आदमी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आज हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उनके प्रधानमंत्री ना बनने के लिए, और नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनकी क्या क्या कंडीशन रही, क्या क्या शर्तें रहीं। कुछ शर्तें ऐसी हैं जो हमें नहीं बताई गई, कुछ शर्तें ऐसी हैं जिनको हम जानते हैं। इस बात से ये बिल्कुल भी मेरा विचार नहीं है कि मैं अगर पटेल के लिए आज आपसे बोल रहा हूँ तो मेरे विचार नेहरू के प्रति बेकार हैं या फिर गांधी जी के प्रति मेरे विचार गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ पटेलत्व के बारे में जानना है कि पटेल थे क्या, कन्वर्ट करना है, उसको मिलाना है, उसके बराबर रखना है और बराबर रख के देखना है कि क्या वाकई में ही पटेल हमारे देश के लिए भगवान राम थे। ठीक है, तो ये 2-3 फोटो जो हमने AI से लिए हुई हैं, ठीक है, ये लौह पुरुष के नाम से भी आप जानते हैं, और जिनका जो पटेल हैं इनका जो देहांत हुआ था, ठीक है, ये 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। और कुछ 1-2 फोटो और होंगे। देखो कितनी अच्छी बात कही है पटेल साहब ने कि आपको अपना अपमान सहने की कला भी आनी चाहिए। अगर कोई आपका अपमान कर रहा है ना तो आप अपना अपमान भी एक कला के रूप में स्वीकार करें। ऐसे नहीं है कि आपने उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं यह महत्वपूर्ण वो सेशन जिसको हम लेके आए हैं राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में। और आप सभी जानते हैं कि आज सरदार वल्लभ पटेल की जयंती 31 अक्टूबर। तो मैं स्टार्ट करता हूं पटेल से। आप सभी जानते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। उधर प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध में भारत की बिना सहमति के भारत को उसमें शामिल करने की कोशिश की गई अंग्रेजों के द्वारा, जिससे भारत नाराज था। अंग्रेजों पर यानी कि ब्रिटेन पर, इंग्लैंड पर, अमेरिका, चीन जैसे देशों का प्रेशर पड़ा, दबाव लगा कि भारत को आज़ाद किया जाए ताकि हम उसको इस युद्ध में शामिल कर सकें। ठीक, तो उसमें पटेल की क्या भूमिका थी। और आप सभी जानते हैं कि उस अंग्रेज़ों का ये कंफर्म होने लगा था कि 43-44 तक अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे, यानी कि भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आई, समय ऐसा आया कि 43-44 से 47 आते आते हमारा देश आज़ाद होने की कगार पर चलता रहा। तो इस पूरी प्रक्रिया में एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका रही है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व को जानने के लिए पहले हमें थोड़े से एक युग में जाना होगा, जिस युग में भगवान राम का जन्म हुआ। और बात स्टार्ट करते हैं वहाँ से कि जहाँ भगवान राम का राज्याभिषेक होने की स्थिति है। जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, अच्छा कौन नहीं चाहेगा कि मैं राजा बनने वाला हूँ, चीज़ मेरे हिसाब से चलेंगी। ठीक है, अब मैं चाहूँगा कि राजा कहूँगा, प्रजा पर मेरी अच्छी पकड़ होगी, जितने भी मेरे 4 भाई हैं वो मेरे सामंत होंगे, मेरे कहने पर काम करेंगे। तो उनके पिता दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की। राम ने कहा होगा, ऐसा कहते भी हैं कि राम ने कहा कि भाई हम चारों भाई समान तो हैं, कुछ थोड़ा सा अंतर तो है हमें, तो ऐसा मुझे ही क्यों कि राज्याभिषेक मेरा हो। लेकिन पिताजी ने कहा कि आप बड़े तो हो, चाहे 1 मिनट बड़े हो, बड़ा बड़ा होता है, तो राज्याभिषेक भी आपका होगा प्रजा के, फिर जनता आपको पसंद भी करती है। और मेरी भी खुद व्यक्तिगत इच्छा है कि राजा आप ही बने। फिर एक बहुत ही अच्छा मुहावरा चलता है हमारे समाज में
कि इसके दिमाग में तो इसका दिमाग फेर दिया मंथरा ने, आपने सुना होगा ये, ठीक है। तो भगवान की जो दूसरी माँ थी श्री राम की, कैकेयी ने उनसे कहा, सॉरी मंथरा ने कहा कि आपको पता है क्या होने वाला है? उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे बेटे का राज्याभिषेक होगा। तो उन्होंने उससे कहा कि ये आपका बेटा नहीं है। तो उन्होंने उसकी बुद्धि फेरी, बहुत ही बात हुई। आप बात को छोटी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने दशरथ से कुछ वचन मांगे, और जिस वचन के लिए भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। भगवान राम का व्यक्तित्व ऐसा है कि हम एक प्रकार भी, एक पॉइंटों में भी उस पर उंगली नहीं उठा सकते कि हाँ उन्होंने गलती की, गलत कार्य किया, ठीक है। तो भगवान राम को जब उनके पिताजी ने वचन दिया, अपनी माँ को दिया, उसमें कहला दिया कि भगवान कहाँ पे जाएंगे? 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे। श्री राम ने कहा ठीक है चले जाएंगे। भाई जब पिताजी ने कहा तो कहा है, क्योंकि मैं भी तो पिताजी का वंशज हूँ, कि मैं भी तो उसी वंश का व्यक्ति हूँ जहाँ पर कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। कि अगर पिताजी ने कहा है तो कह दिया, अगर बेटा वनवास जाएगा तो जाएगा, पिताजी की इच्छा है, हमको माननी है। एक व्यक्तित्व का अगर व्यक्तित्व देखना हो, राम का रामत्व देखना हो, एक पिता के प्रति अपने जीवन का मूल्यवान देखना हो, तो इससे बड़ा आप उदाहरण और क्या ले सकते हो? वनवास चले गए। तो यहां से मैं थोड़ी बात को रोक के सरदार वल्लभ भाई पटेल पे आता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरित्र के लिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी में चुनाव का एक दौर चल रहा था कि भाई चुनाव होंगे और चुनाव में ऐसे जो हाथ खड़ा कर देगा जिसके तरफ ज़्यादा वोट होंगे वो देश का प्रधानमंत्री होगा। और उस समय, उससे पहले जो कांग्रेस की 15 सदस्यीय समिति बनी हुई थी, उसके 6 साल से, करीबन 6 साढ़े 6 साल से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उसके अध्यक्ष बनते आ रहे थे, ठीक। अच्छा, कौन नहीं चाहेगा कि समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष ही रहूँ, हटना कौन चाहेगा? हालांकि 1959 में जब एक अब्दुल कलाम आज़ाद की पुस्तक को प्रकाशित किया गया तो उन्होंने इस बुक में लिखा भी कि मैंने इस बात को सोचा कि चुनाव ना हो तो अच्छा है, ताकि मैं अध्यक्ष बना रहूँगा। भाई मन में तो आता ही है, लेकिन बोर उठे, मतलब सॉरी, चुनाव के लिए फॉर्म भरे जाने की प्रक्रिया थी। तो मेरी बात ध्यान से सुनना सभी, जो भी यूट्यूब पे देख रहे होंगे, इस चैनल के माध्यम से जो भी पढ़ रहे होंगे, ये वीडियो स्पेशल स्टूडेंट के लिए तो है ही, और स्टूडेंट के साथ साथ उन व्यक्ति के लिए भी है जो ये देखने की एक मन में जिज्ञासा रखते हैं, जिनको पता है कि आज 31 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर को है क्या, ये व्यक्ति कौन है। तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत अच्छी साबित होने वाली है। तो जब कांग्रेस समिति की 15 सदस्यीय बैठक हुई तो 15 सदस्यीय बैठक में से 12 ने वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ दिया कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। टोटल 15 व्यक्ति थे, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, टोटल 15 व्यक्ति, और 15 में से 12 ने वोट किसे किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया। और उनमें से 3 व्यक्ति ने वोट ही नहीं किया, वो न्यूटन रहे। फिर क्योंकि बिल्कुल एक तरफा वोट थी कि पटेल ही बनेगा प्रधानमंत्री, पटेल को ही हमको क्या किस रूप में देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो फिर उस समय वीपी मेनन उस जो है समिति के सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ जो व्यक्ति थे और 15 कमेटी में से ही तो उनसे सहमति बनाई बाद में, और नेहरू का नाम लेकर पीएम के रूप में वो उस दौड़ में शामिल हो गए जिस दौड़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल चल रहे थे। और उस समय ध्यान रखना मेरी बात को,
उस समय पूरी कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई भी माइकल लाल पैदा नहीं था, कोई भी माइकल लाल नहीं था उस समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हरा सके। ध्यान रखना, उनका मुकाबला कर सके। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व के बारे में। बारिस्टर थे, बहुत अच्छे वकील थे। जो व्यक्ति अंग्रेज़ों के साथ, जिसको शिकार पीना भी आता है, जो व्यक्ति अंग्रेज़ों के साथ कोट पैंट पहन के शिकार पीता है, शिकार पी रहा है, इतनी समझ भी पटेल में थी। और जब वो भारत आते थे तो एक बैलगाड़ी में धोती पहनकर देश का दौरा कर रहे हैं। ये भी हमारे देश के एक महान व्यक्ति पटेल हैं। तो समझना मेरी बात को कि पूरी कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो पटेल का मुकाबला कर सके, पटेल को हरा सके। लेकिन पटेल, जैसे ये बात हुई, पटेल बापू के पास गए और पटेल ने बापू से पूछा भी कि बापू, मुझको प्रधानमंत्री के लिए चुना गया है, 15 में से 12 सदस्य की सहमति है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, इसमें आपकी क्या राय है? तो गांधी ने सोचा होगा, मन में जो भी विचार रखे होंगे, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता, सब अपने अपने एंगल से चीज़ों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि आप चुनाव ही मत लड़िए, आप चुनाव मत लड़िए। मैं महात्मा गांधी की मंशा पर बिल्कुल भी शक नहीं करता हूँ कि महात्मा गांधी का झुकाव या महात्मा गांधी का जो रुझान था वो नेहरू की तरफ था। इस तरह की कोई मन में, मतलब कोई इस तरीके की भावना नहीं है कि महात्मा गांधी का उनकी तरफ झुकाव था। हो सकता है रहा होगा कि उस समय पटेल की उम्र 72-73 के आसपास थी, रहा होगा कि थोड़े दिन बाद ये प्रधानमंत्री बनेंगे और करीबन ऐसा समय आए कि आने वाले 10 साल तक एक ही पीएम काम करे, ताकि, क्योंकि देश अभी आज़ाद हुआ है, आज़ाद होने की कगार पे है, और अगर कुछ प्रधानमंत्री बनने के बाद चीज़ें डगमगाती हैं तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रहा होगा कि पटेल को देखते हुए जो नेहरू हैं, उनकी पॉपुलैरिटी अदर देश में ज़्यादा है सिवाय भारत के। लेकिन ध्यान रखना, भारत की भूमि पर, भारत की अखंड भूमि पर, अखंड तो अभी खैर से कहना शब्द उचित नहीं होगा, भारत की जो खंडों में भूमि बटी हुई थी उसमें भारत प्रताप पटेल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ठीक, पटेल का ये एक व्यक्तित्व रहा है अपने लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि पटेल जी आप चुनाव ही मत लड़िए। पटेल ने 1 मिनट सोचा नहीं और वहाँ से उठ के चल दिए। ठीक, उसके बाद अब हम भगवान राम पे आते हैं। अच्छा, क्या पटेल को नहीं लगा होगा कि भाई बापू चुनाव तो मैं लड़ूंगा, जिसके प्रति 15 सदस्यों में से 12 सदस्य एक तरफ वोटिंग कर रहे हैं। देखना कितनी बड़ी बात है, 15 सदस्य 12 सदस्य है, 15 व्यक्तियों में से 12 व्यक्ति पटेल की तरफ हैं, 3 व्यक्ति अपना वोट ही नहीं दे रहे। तो कितनी बड़ी बात होगी पटेल के लिए वाली। जब महात्मा गांधी ने पटेल को चुनाव लड़ने के लिए मना किया तो पटेल के मन में कुछ तो आया होगा। भाई मैं अपने पास से बोल रहा हूँ कि बापू, वो अगर बोल देते कि बाबू चुनाव तो मैं लड़ूंगा ही, उस स्थिति को देखते हुए। अब यहाँ से मैं यही बात भगवान राम के वहाँ पूछाता हूँ कि जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ और 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया, अगर उस समय राम बोल देते कि बापू आपने तो वचन ही तो दिया है माँ को, वचन तोड़ दो, अच्छी अच्छी चीज़ें टूट जाती हैं, भला मैं राजा बनने की प्रक्रिया में हूँ, आप मुझे वनवास भेज रहे हो। लेकिन नहीं, अगर वचन दिया है तो दिया है, क्योंकि किस कुल से हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। पटेल का भी वही व्यक्तित्व रहा है। अगर मुझसे बापू ने कह दिया है कि चुनाव नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना है। और एक टीम के सबसे अच्छे प्लेयर की यही खासियत होती है, अगर कप्तान ने कह दिया है कि 99 रन पे पारी को घोषित करना है तो पारी को घोषित कर दिया जाएगा, ये ना सोचते हुए कि अगर 1 रन बन भी जाता
तो क्या जाता, मेरा शतक पूरा हो जाता, मेरी काउंटिंग पूरी हो जाती, लेकिन नहीं। अगर कैप्टन ने बोला है पारी घोषित करनी है तो घोषित ही करनी है। अगर गांधी ने कहा है कि पटेल को चुनाव नहीं लड़ना है तो पटेल को चुनाव लड़ना ही नहीं है, कह दिया तो कह दिया। ठीक, चीज़ें चलती रही, पटेल को प्रधानमंत्री बना दिया गया, उसके बाद जो नेहरू हैं वो प्रधानमंत्री बन गए, चीज़ें चलती रही। ठीक, एक समय बाद 4-5 साल के बाद 1948-49 में जो नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं और गृह मंत्रालय इनके अंडर में आ गया। छोटा मोटा मंत्रालय नहीं होता, गृह मंत्रालय अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। गृह मंत्रालय इनके अंडर में आ गया, चीज़ें चलती रही। और आप सभी जानते हैं कि वकील तो थे ही, लॉयर थे, तो ये लॉयर थे तो इंग्लैंड में अपने दोस्त की एक पैरवी कर रहे थे, यहाँ से गए। अच्छा, जब ये गए थे तो उनकी जो पत्नी थी उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो काम इनका, ये डॉक्टर ने कहा कि 2-3 दिन में सही हो जाएंगे, आप चले जाना। ठीक है, क्योंकि सुनने में आता है कि इनके दोस्त को वहाँ पे अगर ये कोर्ट में फैसला इनके पक्ष में नहीं आया तो हो सकता है इनको फांसी की सज़ा हो जाए। ये वहाँ पे गए हुए थे। ठीक है, वहाँ पे गए, ये अपने क्लाइंट के प्रति अपनी बातें कोर्ट के सामने रख रहे थे और जो प्रक्रिया होती है वो चल रही थी। ठीक है, अब मैं 2 मिनट के लिए आपको मूव करता हूँ भगवान राम की तरफ, कि जब भगवान राम वन में हैं और उनकी पत्नी सीता ने एक हिरण को देखा और पत्नी उनसे कुछ वैसे, एक मृग हिरण को बोलते हैं, उसके अंदर कुछ होता है, तो उसकी जिज्ञासा हुई सीता के मन में कि मुझको ये चीज़ ला के दे दो, जो भी उसका काम होगा हमें नहीं पता इतना। लक्ष्मण से कहा कि मुझको वो चीज़ चाहिए। अब लक्ष्मण सीता की बात तो टाल नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी माँ से भी बढ़कर सीता को मानते हैं, क्योंकि उनका चरित्र ही ऐसा था। अगर मुझको सीता के पक्ष के साथ साथ लक्ष्मण के पक्ष को भी देखना हो तो कोई कम नहीं है। तो सीता ने वो लकीर खींची, जिसे वो लक्ष्मण रेखा के नाम से आप जानते हैं, और चल दिए। ढूंढते ढूंढते जब हुई तो एक रावण नाम का व्यक्ति आया और सीता को उठाकर ले गया। अब राम बड़े व्याकुल हैं कि सीता कहाँ गई। एक इसमें वो दोहा भी है, शायद मुझे याद नहीं आ पा रहा है फिलहाल, कि राम पेड़ और पक्षी से, कौवों से पूछते हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा है। फिर किसी से पता पड़ा कि सीता को राम उठा के ले गया। देखो कितना दुख हुआ होगा उस समय, जितना दुख उस समय पटेल को हुआ होगा कि जब बापू ने कहा कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है। सेम होती है डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्थिति सेम है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि पीएम भी अपने देश का बहुत बड़ा नागरिक होता है, 3रे स्थान पर आता है। ठीक है, और उस समय अयोध्या से वहाँ पे समाचार पहुँचा राम के पास कि किसी कारणवश आपके पिताजी का देहांत हो चुका है। तो इतनी बात सुनकर राम शांत रहे, ना कुछ कहा ना कुछ बोला, एक तरफ बैठ गए। घर नहीं गए, क्योंकि पिताजी को वचन दिया था कि 14 वर्ष के बाद ही आना है, उससे पहले नहीं आना है। अब आप एक बात देखो, ऐसा कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि जिसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और वो वन में है, यानी कि उसके पिताजी की डेड बॉडी बनने के बाद उसका, जैसे कहते हैं, मट्टी या उसके दर्शन भी नहीं हुए, कौन नहीं चाहेगा बच्चा कि मेरे पिताजी को मिल पे। लेकिन नहीं, अगर वचन दिया है तो दिया है, वापस नहीं जाना है, 14 वर्ष के बाद ही वापस जाना है। तो कितना बड़ा व्यक्तित्व रहा होगा उस समय राम का। मैं आपको राम और पटेल के बारे में की स्थिति बता रहा हूं कि स्थिति क्या थी उनकी। वह स्थिति जो राम के पूरे जीवन काल में घटित हुई, लगभग वही स्थिति पूरे जीवन काल में, पूरे टाइम पीरियड में पटेल के लिए भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि वो तो है। अब राम के पिताजी मर गए हैं, राम वन में है,
इस चीज़ को यहीं पे रोकते हैं। अब आते हैं पटेल की तरफ, कि जब पटेल इंग्लैंड गए हुए थे, अदर कंट्री गए हुए थे, अपने दोस्त के कोर्ट में, मतलब अपने दोस्त के लिए लड़ रहे थे, तो एक व्यक्ति उनके पास आया और उसके कान में कुछ 2 या 3 जो भी रहा होगा 4-5 शब्द का कुछ कहा और एक पर्ची दे के चला गया। और वो पर्ची उन्होंने पढ़ी और अपने जेब में रख ली। और उसके बाद उन्होंने उस कोर्ट के फैसले तक वेट किया और फैसला पटेल के पक्ष में ही आया, और जिस व्यक्ति के प्रति वो वहाँ पे गए हुए थे वो जीत गया, बरी हो गया। फिर उस व्यक्ति ने आकर पूछा कि उस पर्ची में क्या था। सुनना बात को ध्यान से। वो पर्ची जब उनको दिखाई तो उस पर्ची में लिखा गया कि आपकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, उनका देहांत हो चुका है। अब आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं कि जब भगवान राम के पिता की मृत्यु हो गई और राम वन में है, और इधर पटेल साहब वकालत के रूप में पक्ष और विपक्ष में लगे हुए हैं, ताकि उनका एक व्यक्ति, उनका एक दोस्त मित्र जो भी वो रहा होगा, हमें नहीं पता, वो बच जाए। और उस समय खबर मिलती है कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो कौन नहीं चाहेगा कि सारे काम को रोककर, इस काल को स्थगित कर कर, रोक कर, या इस सभा को भंग कर कर, जो भी सभा कोर्ट में वहाँ चल रही होगी, ठीक है, कौन नहीं चाहेगा कि मुझको पहले अपने पत्नी के पास जाना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर किसी व्यक्ति को वचन दे दिया है कि मैं तुझको बाइज्जत बरी करके लाऊंगा तो लेके आऊँगा, तो कितनी बड़ी उनकी भूमिका रही होगी इस देश को बचाने के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से। आप सभी समझ रहे होंगे, जितने भी इस वीडियो को देख रहे होंगे या देखेंगे। वैसे मेरा मानना यह है कि इस वीडियो को आप देखना जरूर, एक बार सोचना जरूर, क्या ऐसे था, मैं गलत हूँ या आप गलत हैं, क्या पता ना हो ऐसा, क्योंकि हम भी बहुत रिसर्च करने के बाद ही आपके सामने बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा सा समझना चीज़ों को। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन काल में ये घटनाएं घटी गई, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी, ठीक है। और आप सभी ये भी जानते हैं कि जब 47 में देश आज़ाद हुआ तो उससे कुछ समय 4 या 5 साल बाद उनकी क्या होगी, मृत्यु हो गई थी। उससे पहले गांधी जी 52 के आसपास चले गए थे, ठीक है। तो उन्होंने बाद में एक बार भी ये नहीं कहा कि गांधी जी तो गए, अब मैं पीएम की दौड़ में रहूंगा, मुझको पीएम बनना है। क्यों नहीं कहा? क्योंकि भगवान राम के रूप में अगर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखना चाहता हूं तो सिर्फ एक बात ही कहना है कि वचन दे दिया है तो तोड़ना नहीं है। जो वचन दे दिया तो दे दिया है, तुमको पीएम नहीं बनना है तो पीएम बनना ही नहीं है। उप प्रधानमंत्री रहे, और आप सभी जानते हैं उनको गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री सौंपी गई थी। और आपको ये भी पता है कि होम मिनिस्ट्री अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण कमीशन होता है, आयोग होता है। और आपको पता है ये भी कि 562 रियासतों में से भारत में मिलाने का श्रेय जो जाता है वो पटेल साहब को जाता है। और आपको ये भी पता है कि जितने भी आईपीएस आईएएस अधिकारी होते हैं उनको भारत में बनाने का श्रेय अगर मैं कहूँ तो वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। क्योंकि उस समय 10 में से 7 या 8 जो आईएएस आईपीएस अधिकारी थे वो अंग्रेजों के थे, अंग्रेजों से ही अपना वेतन पाते थे। यानी कि आप छोटी भाषा में कह सकते हो, छोटी बात में कह सकते हो, अंग्रेजों के लिए वो हमारे देश में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। और आप सभी जानते हैं कि 562 रियासत में से 559 रियासतों को बातचीत के हल्के समझौते से भारत में शामिल कर लिया गया था। एकमात्र पहले व्यक्ति हैं, ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने हाथ में लाठी भी रखते थे। ऐसी बात नहीं है, एक हाथ में लाठी एक हाथ में गाजर, गाजर खाओ, नहीं खाएगा तो लाठी है उनकी, ठीक है। इतने मजबूत, इतने बुद्धि किस्म के आदमी थे वो। जब लक्षद्वीप
अंडमान निकोबार द्वीप में पता पड़ा कि यह एरिया एक ऐसा रह चुका है जिस पर अभी ना तो भारत का अधिकार है नहीं पाकिस्तान का अधिकार है। और आप सभी जानते हैं उसमें स्थायी नागरिक नहीं है। 90% लोग वहाँ पे अब भी मोमदन हैं, जब भी मुस्लिम लोग थे वहाँ पे। बस अभी क्या कहा था कि माइंड जैसे राम का चलता था ऐसे चलता था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और अपने जहाज वहाँ पे भेजे और अपना झंडा गाड़ दिया। और गाड़ने के बाद जब सेना ने देखा तो पाकिस्तान के जहाज उधर से आ रहे थे। ये सेना ने खुद अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हुए होंगे उनमें लिखा था, और वो झंडा देखकर वापस चले गए। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के समय बाहर की कंट्री से अपने संबंध बनाए और फिर भारत पे आकर सहयोग किया अंग्रेजों को भगाने के लिए भारत के सहयोग से, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वो व्यक्ति थे। तो मैं अपनी बात को, वीडियो लंबी होगी तो बहुत ही बात है, आप 2-3 घंटे डिबेट कर सकते हो अच्छे से। तो मैं छोटी बात में सिर्फ लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आज 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मेरी तरफ से इस पूरे जो भी व्यक्ति मुझे देख रहा है इस समय और आगे भी देखेगा उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हम नमन करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्ति को, और नमन करते हैं उस समय के भगवान के नाम को कि उन्होंने अपने वचन नहीं तोड़े। तो इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी अपने वचन निभाते हुए देश को आज़ादी दिलाई। आज़ादी में सबका रोल था, लेकिन हम पटेल की बात कर रहे हैं, पटेल के व्यक्तिगत को जान रहे हैं, पटेल के पटेलत्व को जानने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो सभी को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो वाकई में ही आपको अच्छी लगे, चीज़ों को सोचना ध्यान से करना इस चीज़ को, तो चीज़ों को लाइक करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि क्या वीडियो अच्छी थी या नहीं, ये चीज़ें झूठ थी या सही थी, बताएं ज़रूर। एक बार सुझाव ज़रूर दें कि सर यहाँ पे ये रह गया था, यहाँ पे आप इस बात को ऐड कर देते तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि और भी बहुत सी वीडियो बनानी है, व्यक्तिगत आते रहते हैं और जीवन काल सबका पता नहीं कितना है और सबके समय में घटनाएं घटती रहती हैं। ठीक है, तो हम सबके घटनाओं के लिए कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई वीडियो हम बना के लाएं, अच्छी सी वीडियो बना के लाएं, जैसे आपने पटेलत की वीडियो देखी थी। और मेरा ये मानना है कि वीडियो वाकई में ही आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।